सर इसका पासवर्ड क्या है? गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? अरे सर इसका पासवर्ड सर वो नीरज सर। मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? पासवर्ड क्या है सर? चलिए अच्छी बात है, बस 5 मिनट हम वेट कर रहे हैं। प्रवीण कुमार ज्वाइन करेगा तो क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? ओके बेटा। तब तक हम आवाज म्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, हेलो, हाँ जी बेटा, तो स्टार्ट कर दें? चलिए बेटा, कल हमने आपको पढ़ाया था जेनेटिक कोड, हाँ, और ट्रांसफर आरएनए का पूरा स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बताया था। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन
बस थोड़ा सा मैं एक डायग्राम ढूंढूंगा, उसी से हम सारा एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है ना बेटा? ये हम यहाँ पर डायग्राम पेस्ट कर रहे हैं। आप बोलिए बेटा, डायग्राम दिखाई दे रहा है ना? अच्छे से विजिबल है? ओके, बस इसी डायग्राम को हम लेके चलेंगे और इसी से पूरा प्रोसेस हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन का जरा डेफिनेशन बताएंगे। क्या है ये ट्रांसक्रिप्शन? जैसा कि आपको मैंने कल भी बताया, आज भी बताऊंगा, ट्रांसक्रिप्शन सिंपली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए के या जीन के टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर एक mRNA स्ट्रैंड बनेगा। A process in which template strand of a gene बोले तो DNA, template strand of a gene transfers its hereditary information, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक जीन का टेम्पलेट स्ट्रैंड अपना हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जीन में हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, right? A process in which template strand of a gene transfers its hereditary information to the mRNA. mRNA में ये इंफॉर्मेशन रहता है इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स। इस प्रोसेस को बेटा हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, राइट? और मैंने आपको बताया है जीन का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो उसका डायरेक्शन क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मतलब अगर ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का अगर ये 3 प्राइम 5 प्राइम एक चेन है, दूसरा चेन 5 प्राइम 3 प्राइम, तो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड होगा जिसका डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये डायरेक्शन, इसी चेन के ऊपर हमारा आरएनए चेन बनने वाला है, लाइक दिस। और ये आरएनए चेन का पोलैरिटी होगा फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दिस इज द आरएनए चेन, राइट? इस आरएनए का बेस सीक्वेंस पहले ही बता रहा हूं, यस, एंटी पैरेलल। इस आरएनए का बेस सीक्वेंस कैसा होगा? कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री
टू टेम्पलेट स्ट्रैंड, जीन के टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। मतलब ये वाला जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री। आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको बताया था टेम्पलेट स्ट्रैंड इज आल्सो नोन एज नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, है ना। और जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये वाला नॉन टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। इस mRNA का बेस सीक्वेंस होगा बेस सीक्वेंस ऑफ mRNA। ये कैसा होगा? सिमिलर टू नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, सिमिलर टू कोडिंग स्ट्रैंड। ये है हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन के रिगार्डिंग, राइट। इसी बेसिक इंफॉर्मेशन को लेके हम चलेंगे और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को एक्सप्लेन करते जाएंगे। फिलहाल आप इस पेज का स्क्रीनशॉट मारिए बेटा। ओके, चलते हैं हम अगले पेज पे इसी डायग्राम को लेके। एक मिनट बेटा। Number of modes and volume of solution in liter. ये क्या करता है? जो एक्टिव मास होगा ये एक्टिव मास है। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करेंगे बेटा 3 स्टेजेस में। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, पहला स्टेज है इनिशिएशन, राइट। द फर्स्ट स्टेज इज द इनिशिएशन। इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम इनिशिएशन बोलेंगे। इनिशिएशन में हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा प्रमोटर की। प्रमोटर, राइट। देखते जाइए आप। मान लीजिए ये एक डबल स्ट्रैंडेड जीन है, डबल स्ट्रैंडेड जीन। double stranded DNA, double stranded gene। ठीक है, इस डबल स्ट्रैंडेड जीन के ऊपर या डीएनए के ऊपर एक ऐसा जगह होता है जिस जगह को हम प्रमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमोटर। चलिए मान लीजिए यहां पर हमने लेबल किया, लेट दिस पार्ट इज द प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन का ध्यान से सुनिएगा। प्रमोटर रीजन का जो 5 प्राइम एंड की तरफ, कौन से स्ट्रैंड पे? ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। याद रखिए बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड का डायरेक्शन। प्रमोटर जो है, प्रमोटर का टेम्पलेट स्ट्रैंड पे 5 प्राइम एंड की तरफ मैंने एरो दिया हुआ है। टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड की तरफ जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे या जितना भी हिस्सा होगा, एरिया होगा, उसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम।
और प्रमोटर के टेम्पलेट स्ट्रैंड के लेफ्ट की तरफ, मतलब टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड, इसको अपन बोलेंगे अपस्ट्रीम। लेकिन अगर हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात करें, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड में प्रमोटर के 3 प्राइम एंड की तरफ, मतलब आगे वाली डायरेक्शन में, ये रहेगा क्या, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? अपस्ट्रीम। और ये वाला रहेगा डाउनस्ट्रीम। हमको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की तो बात करनी नहीं है, वी हैव टू टॉक अबाउट द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो अगर आपसे पूछा जाएगा प्रोमोटर जीन के अपस्ट्रीम में, या प्रमोटर जीन के अपस्ट्रीम में, ध्यान से सुनना, प्रमोटर जीन ये रहा जो मैंने ब्लू से कलर किया, इस प्रमोटर जीन के डाउनस्ट्रीम के जस्ट स्टार्टिंग में होगी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। गुड इवनिंग प्रवीण कुमार। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ये रही स्टार्ट साइट। टेम्पलेट स्ट्रैंड के प्रमोटर जीन के डाउनस्ट्रीम पे जस्ट स्टार्टिंग पे होगा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। इसी प्रमोटर जीन के ऊपर एक एंजाइम ऐड होने वाला है, उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, फिर से रिपीट करूंगा। आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइन होगा प्रमोटर जीन के ऊपर। प्रमोटर जीन एक ऐसा जीन है जिस पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ये स्टार्ट करेगा डाउनस्ट्रीम की तरफ, नॉट अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम, लेकिन कौन सा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। आप डायग्राम में देख लो जो मैंने ड्रॉ किया है, जीन के इस डायरेक्शन में 5 प्राइम डायरेक्शन की तरफ डाउनस्ट्रीम वाला रीजन है, यस। और जीन के 3 प्राइम डायरेक्शन, टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ अपस्ट्रीम है, ठीक। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट रहेगी जीन के डाउनस्ट्रीम, प्रमोटर्स जीन के डाउनस्ट्रीम में। यहां पर बाइंड हो जाएगा एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, इट इज द ट्रांसक्राइबिंग एंजाइम। ट्रांसक्राइबिंग एंजाइम, ठीक है। लेकिन ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना, इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 सब यूनिट्स। एक छोटा सा प्रोटीन सब यूनिट जिसको हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर, ठीक है। और मेन एंजाइम, मेन एंजाइम ये रहा मेन पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, मेन आरएनए पॉलीमरेज। अब सीन क्या है, जीन के प्रमोटर जीन के डाउनस्ट्रीम पे सबसे पहले सिग्मा फैक्टर बाइंड होगा। क्या होगा? सिग्मा फैक्टर। I will write here, sigma factor binds to transcription start site. Sigma factor binds to transcription start site. सिग्मा फैक्टर पहले बाइंड होगा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। सिग्मा फैक्टर के बाइंड होने से मेन आरएनए पॉलीमरेज को हिम्मत मिलेगी, तब जाके मेन आरएनए पॉलीमरेज भी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट के ऊपर बाइंड होगा।
ठीक है। विदाउट सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो सकता। आप ये बोल सकते हो कि सिग्मा फैक्टर बाइंड होने के बाद यही सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के लिए रास्ता साफ कर देता है, यही उसको बुलाता है बाइंड करने के लिए। ठीक है जी। अगर मेन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इकलौता होता, अकेला होता, तो ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के ऊपर बाइंड नहीं हो पाता। तो इसको बाइंड करने में हेल्प करता है सिग्मा फैक्टर। जैसे ही सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के ऊपर, जो कि प्रमोटर जीन के डाउनस्ट्रीम पे है, स्टार्टिंग पे, जैसे ही सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के ऊपर बाइंड हो गया डाउनस्ट्रीम ऑफ द प्रमोटर, तो ये सिग्मा फैक्टर मेन आरएनए पॉलीमरेज को बुलाएगा मतलब रिक्रूट करेगा वहां पर। रिक्रूट मतलब बुला के उसको बिठाएगा। विदाउट सिग्मा फैक्टर मेन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो पाती। ठीक है जी। अभी इनिशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान से सुनना। तो पहला स्टेप हमने बोला, सिग्मा फैक्टर कम्स एंड बाइंड्स टू द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। दूसरा पॉइंट, सिग्मा फैक्टर देन हेल्प्स इन द बाइंडिंग ऑफ मेन आरएनए पॉलीमरेज। कहां पर? वही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट पर। तीसरा पॉइंट, ये जो अब दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, सिग्मा फैक्टर प्लस आरएनए पॉलीमरेज, ये बन गया हमारा आरएनए पॉलीमरेज हॉलो एंजाइम। यही आरएनए पॉलीमरेज हॉलो एंजाइम क्या काम करेगा? ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट पे दो डीएनए चेन्स के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा, राइट? इट ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जीन के टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, उनको ये आरएनए पॉलीमरेज हॉलो एंजाइम ब्रेक करेगा। कहां पर? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट पर। इज इट ओके? समझ आई ना बात? इसका स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो जल्दी। प्रवीण कुमार, टेक अ स्क्रीनशॉट। प्रवीण कुमार, प्रवीण स्क्रीनशॉट लिया? आई होप प्रवीण ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। हम बढ़ते हैं आगे। सेम डायग्राम। तो क्या हो रहा है हमारा इनिशिएशन में? इनिशिएशन में हमने कुछ इस तरह बोला कि जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, जो जीन था, इस जीन के ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट पे आरएनए पॉलीमरेज हॉलो एंजाइम बाइंड हो चुका है, और ये आरएनए पॉलीमरेज हॉलो एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के डाउनस्ट्रीम में हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। एक मिनट, ये रहा हमारा आरएनए पॉलीमरेज हॉलो एंजाइम।
और इस आरएनए पॉलीमरेज हॉलो एंजाइम के साथ साथ वहां पर सिग्मा फैक्टर भी बाइंड हो चुका है। देखो भाई ये सिग्मा है, ये 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। अब देख लो भाई यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके हैं। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हुए तो ये दो चेन्स, कौन कौन सा चेन, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये ना एक दूसरे से थोड़ा सा दूर चले जाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स ना ब्रेक हो गए, ओपन हो गया ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर उस जगह पर जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ था डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में, राइट। ये बन गया एक स्ट्रक्चर बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। ट्रांसक्रिप्शन बबल, ट्रांसक्रिप्शन बबल, क्लियर। देखो यहां पर एलोंगेशन स्टेज में आप ट्रांसक्रिप्शन बबल देख सकते हो, है ना। हमने आपको इनिशिएशन स्टेज में बताया ट्रांसक्रिप्शन बबल, क्लियर है ना। अब होगा स्टार्ट दूसरा स्टेज, एंड दैट दूसरा स्टेज इज एलोंगेशन। एलोंगेशन स्टेज में सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हो बेटा, सिग्मा फैक्टर अलग हो गया। सिग्मा फैक्टर इज सेपरेटेड फ्रॉम द आरएनए पॉलीमरेज हॉलो एंजाइम, क्योंकि बेटा सिग्मा फैक्टर का काम खत्म हो चुका है। सिग्मा फैक्टर का काम सिर्फ एक था, क्या, आरएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम को ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट पे प्रमोटर पे रिक्रूट करना। सिग्मा फैक्टर ने वो काम कर दिया, कौन सा काम, आरएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम को ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट पे, या हम बोलेंगे प्रमोटर के ऊपर बैठा दिया। अब बस आरएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम जाने, सिग्मा फैक्टर ने काम कर दिया। तो एलोंगेशन जस्ट स्टार्ट होने से पहले सिग्मा फैक्टर सेपरेट हो गया। अब वहां पर बचा केवल कौन, आरएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम। ये आरएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम क्या काम करेगा बेटा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा। लाइक दिस, मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं यहां पर। ये देखिए, हाँ आप देखो तो बेटा, एक मिनट, अभी मैंने कंप्लीट कहाँ किया है, पहले मुझे ये एलोंगेशन बताने दो, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बेटा दो काम साइमल्टेनियसली करेगा, क्या, एक तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है, क्या करूं मैं बेटा, प्रवीण तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है तुमको, एक बार रिफ्रेश करके देखो। एक मिनट तनु बेटा, मैं रिफ्रेश करता हूं, प्रवीण को आवाज नहीं आ रही। प्रवीण अभी आवाज आ रहा है क्या, प्रवीण कुमार। हाँ तो सुनो, अब क्या होगा, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये दो काम साइमल्टेनियसली करेगा। एक तो आगे की तरफ बढ़ेगा, जितना ये आगे बढ़ता जाएगा उतना ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता जाएगा। मतलब
ये डीएनए का डिनेचुरेशन करता जाएगा और पीछे पीछे हाइड्रोजन बॉन्ड्स वापस बनते जाएंगे। मतलब ट्रांसक्रिप्शन बबल भी मूव कर रहा है आगे की तरफ। प्लस ये आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जाएगा। कौन से न्यूक्लियोटाइड्स को बेटा? राइबोस न्यूक्लियोटाइड्स, लाइक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट एंड यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। तो मतलब ये हुआ, ये आरएनए पॉलीमरेज आरएनए चेन को सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देगा। तुम यहां पर देख सकते हो जो डीएनए पॉलीमरेज था ना बेटा, डीएनए पॉलीमरेज में, प्रवीण तुम्हारा वॉइस में प्रॉब्लम है, फिर रिफ्रेश करके देखो। जो डीएनए पॉलीमरेज था ना बेटा, उसमें खुद चेन सिंथेसाइज करने की प्रॉपर्टी थी नहीं। उसको डीएनए चेन सिंथेसाइज करने के लिए कुछ चाहिए होता था, क्या? आरएनए प्राइमर, है ना बेटा? लेकिन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को कोई प्राइमर वाइमर नहीं चाहिए, इसको कोई बेस नहीं चाहिए, ये खुद से आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा, है ना? इसमें एक सेल्फ कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, खुद से कैटालिसिस करेगा, मतलब खुद से न्यूक्लियोटाइड्स को एक एक करके जोड़ता जाएगा। ठीक है, एक और डायग्राम में बनाऊंगा, आपका क्लियर हो जाएगा। इधर देखिए, ये रहा डायग्राम। अब देखो आरएनए पॉलीमरेज कहां पहुंचा। आरएनए पॉलीमरेज बेटा इधर तक पहुंच चुका है। चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते ट्रांसक्रिप्शन बबल को ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, और जितना ये आगे बढ़ रहा है बेटा, उतना ये डीएनए चेन को सिंथेसिस कर रहा है। वो आरएनए चेन का सिंथेसिस कर रहा है। वो आरएनए चेन का 5 प्राइम एंड बेटा यहां पर है, और इस आरएनए चेन का 3 प्राइम एंड अभी भी बन ही रहा है। ये 3 प्राइम एंड इसका डीएनए चेन के साथ, टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड अभी तक इसका बना ही हुआ है। अब बताओ तनु, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। जैसे कि इस एलोंगेशन वाले डायग्राम में आप देखो, पीछे से आरएनए चेन इसने छोड़ दिया ना, और आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा। जितना ही आगे बढ़ता जाएगा उतना ट्रांसक्रिप्शन बबल भी आगे बढ़ेगा। मतलब पीछे से वापस 2 डीएनए स्ट्रैंड्स के हाइड्रोजन बॉन्ड्स जुड़ते जाएंगे और आगे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओपन होते जाएंगे, ब्रेक होते जाएंगे। ठीक है, क्या मैंने कहा? आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के ऊपर बाइंड हो गया, उसको बाइंड करने में मदद किया। प्रवीण तुम्हारे लिए रिपीट कर रहा हूं, आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पे बाइंड होने के लिए मदद किया सिग्मा फैक्टर। अब स्टार्ट साइट के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज ने टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किया, तो ये टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर चले गए, बन गया बबल, ट्रांसक्रिप्शन बबल। सिग्मा फैक्टर छूट गया, अब उसका काम नहीं है, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करता जाएगा। आगे की तरफ मूव करता जाएगा तो ये आरएनए चेन को सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देगा। ये है आरएनए चेन।
फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन इसका सिंथेसिस होगा। जितना ये आगे बढ़ता जाएगा पीछे से आरएनए चेन बन के आपको दिखने लगेगा और पीछे जो बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हुए थे वो वापस रिफॉर्म होंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज आगे भी बढ़ रहा है, आरएनए चेन की सिंथेसिस भी कर रहा है और पीछे से वापस जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हुए थे डीएनए के टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट स्टैंड में वो भी बनते जा रहे हैं। ऐसा कंटिन्यूअसली बेटा होता जाएगा तब तक जब तक इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में किसी जगह पर टर्मिनेशन सीक्वेंस नहीं मिलेगा। तो मान लो यहां पर टर्मिनेशन सीक्वेंस था, मतलब कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स थे जो इस डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर का टर्मिनेशन साइट बनाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन करूंगा लेकिन अगले पेज पे। ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया वो टर्मिनेशन साइट है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अब प्रवीण तुमको आवाज आ रहा है? चलो ठीक है। हाँ जी, देखो बेटा हमारा अगला स्टेप है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस। यहां पर आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स अलग अलग बोलना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे टर्मिनेशन इन प्रोकैरियोट्स, राइट। तो डायग्राम में फिर से ड्रॉ करना चाहूंगा। हमारा ट्रांसक्रिप्शन बबल यहां तक पहुंच चुका है। ये वाला पीछे वाला रीजन छोड़ के आरएनए पॉलीमरेज ने छोड़ के हाइड्रोजन बॉन्ड्स वापस बन चुके हैं, ठीक है। और ये रहा यहां से यहां तक। चलो पहले यूकैरियोट्स को होता, यहां से यहां तक बेटा जी है टर्मिनेशन साइट। देखते जाओ, डायग्राम से मैं एकदम इसको क्लियर कर ही देता हूं। यहां पर हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ चुका है और जो हमारी न्यूली फॉर्म्ड आरएनए चेन थी वो आपको ऐसे बाहर को आती हुई दिखेगी। इस आरएनए चेन का ये रहा 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड अभी भी जुड़ा ही है किसके साथ? कुछ डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स के साथ। ये है सीन, ठीक है। अब देखो जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया यूकैरियोट्स के केस में क्या चीज है बेटा? इसको हम टर्मिनेशन साइट बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या टर्मिनेशन सीक्वेंस। वहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे हैं। क्या चीज है ये टर्मिनेशन सीक्वेंस? टर्मिनेशन सीक्वेंस मतलब जो जीन का डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है
उस टेम्पलेट स्ट्रैंड में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब आप बोलोगे सर ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? बिल्कुल एकदम से हम बता देंगे आपको। देखो सिंपल एग्जांपल मैं लूंगा। अगर मैं लिखूंगा M A D A M, ये एक वर्ड मैंने लिखा मैडम। अगर इस मैडम वर्ड को यहां से पढ़ोगे तो मैडम, लेकिन अगर यहां से पढ़ोगे तब भी मैडम। समझ आ रही है बात? इसी तरह ये देखो TEBET, तिब्बत, यहां से सेम। तो जो हमारा टर्मिनेशन सीक्वेंस है डीएनए का, उसमें अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड देखो, सपोज इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे एक मिनट, चलो मान ले। अच्छा क्या आपने बोला? GAATTC, ठीक है, आपका वाला ही देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको। मुझे सोचना पड़ेगा, अगर आपने बता दिया तो ठीक है। GAA और क्या है? TTC, ये ठीक। और ये रहा G का कॉम्प्लीमेंट CTTA एंड G। यहां से पढ़ोगे GATTC, यहां से पढ़ोगे GATTC। टेम्पलेट स्टैंड और नॉन टेम्पलेट स्टैंड में आगे और पीछे पढ़ोगे तो सेम सीक्वेंस मिलेगा। ये है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब देखो, अगर यहां पर GAATTC है, यहां पर GAATTC है, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या काम करते हैं? ध्यान से सुनना। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हेयर पिन्स। हेयर पिन्स। अब आप बोलोगे सर क्या चीज है ये हेयर पिन? इधर देखो, मान लो ये एक डीएनए चेन है, रुको थोड़ा बड़ा बनाएंगे और दूसरे कलर से बनाएंगे। GAATTC, एंड C। देख लो, नेक्स्ट पेज पर ड्रॉ करूं? चलो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ प्रवीण कुमार, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट ही पेज पर ड्रॉ करता हूं, देखते जाओ। ये है चेन, डीएनए चेन, और यहां पर सीक्वेंस GAATTC,
G A A T T C, यही है ना? अब होगा क्या, ये जो ये वाला सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का कुछ ऐसा सीन होने वाला है। जी का कॉम्प्लीमेंट क्या? सी। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या? टी। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या? टी। तो देख लो बराबर आया ना, जी ए ए टी टी सी, बाकी चेन सेम। देख लो भाई, अब इस ऊपर वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड में देखो हुआ क्या, इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की वजह से एक ही चेन के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। जी, इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद सी, ये जी ए सी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ए टी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ए टी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, बना भी दिया। देख लो, देख लो, इस चीज से ना एक खड़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा। इस खड़े से स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेयर पिन लूप। हेयर पिन लूप, ठीक है। पिछले पेज पे वापस चला जाता हूं। अब तुम ही सोचो, अगर इस आरएनए पॉलीमरेज को यहां पर इसको इधर इसको एक खड़ा सा हेयर पिन मिल गया, ये हेयर पिन इस आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने देगा? एक दीवार की तरह डटा रहेगा ना सामने, समझ रहे हो बात? आरएनए पॉलीमरेज को मूव करना है, प्रवीण तुम समझ रहे हो? आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ना है, लेकिन आगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की वजह से एक हेयर पिन लूप बना हुआ है। ये हेयर पिन लूप इस आरएनए पॉलीमरेज को क्रॉस नहीं करने देता, विद द रिजल्ट पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस वही रुक जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज जब आगे बढ़ा ही नहीं तो फायदा क्या वहां रुकने का? आरएनए पॉलीमरेज छूट जाता है वहां से, और ये न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए चेन भी छूट जाती है। कंप्लीट प्रोसेस। ये तो होता है यूकैरियोट केस में, राइट? ठीक है ना? तो यूकैरियोट्स के केस में टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है विद द हेल्प ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस इन द डीएनए चेन। यही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बनाते हैं डीएनए चेन में क्या? हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर्स। एंड यही हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर्स आरएनए पॉलीमरेज को स्टॉल करते हैं एक जगह पर, आरएनए पॉलीमरेज को रोक देते हैं एक जगह पर, आगे नहीं बढ़ने देते उसको। विद द रिजल्ट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए चेन और आरएनए न्यूली सिंथेसाइज्ड चेन के बीच की बॉन्डिंग्स लूज हो जाती है, सारा स्ट्रक्चर ओपन होता है एंड आरएनए चेन अलग हो जाता है। इज इट क्लियर? इसका तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले ही चुके हो, बस हेयर पिन बनाना है उसमें। दूसरा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आई विल वेट, नहीं तो आगे बढ़ूंगा। बना लो दूसरा स्क्रीनशॉट ले लो प्रवीण। ओके, तो हम यहां पर थोड़ा सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखना पड़ेगा। ड्यू टू
palindromic sequences. Palindromic sequences. Hairpin-like structures are formed. Hairpin structures are formed. Which resist the movement of RNA polymerase. And so transcription is stopped. Transcription is stopped. Right? But this happens in case of यूकैरियोट्स. लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है, जरा हम वापस डायग्राम के पास जाएंगे. देखो भाई, प्रोकैरियोट्स के केस में थोड़ा सा उल्टा सीन है. क्या उल्टा सीन? देख सकते हो प्रोकैरियोट्स के केस में रो फैक्टर लिखा है. रो फैक्टर. तो प्रोकैरियोट्स के केस में टर्मिनेशन साइट पे एक और प्रोटीन बाइंड होता है. दैट प्रोटीन इज नोन एज रो फैक्टर. यही रो फैक्टर को माना जाता है क्या? टर्मिनेशन सिग्नल. टर्मिनेशन सिग्नल. राइट. जैसे ही टर्मिनेशन साइट पे, टर्मिनेटर पे रो फैक्टर बाइंड होगा, तो रो फैक्टर बाइंड होने से आरएनए पॉलीमरेज को पता चल जाता है भाई आगे टर्मिनेशन साइट है. अब मुझे आगे आरएनए सिंथेसिस नहीं करनी है, क्योंकि कर ही नहीं सकता मैं. देयरफॉर आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए चेन और डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं. ट्रांसक्रिप्शन इज स्टॉप्ड. तो हियर रो फैक्टर is the termination signal and is responsible for stoppage of transcription. किसके केस में? प्रोकैरियोट्स के केस में. बाकी लगभग सारे स्टेप्स एक जैसे होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स. ठीक है ना? तो अब सवाल है कि एक जीन का ट्रांसक्रिप्शन कब होगा? when a gene is transcribed or when a gene is not transcribed. जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ तब जाके बना आरएनए. लेकिन याद रखें, अगर ये प्रोकैरियोट है तो ये आरएनए तुरंत बनने के बाद, देखो अभी बन ही रहा है, एक साइड पीछे से रिमूव हुआ, तुरंत उसके ऊपर राइबोसोम बाइंड हो जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट. ये प्रोकैरियोट्स के केस में. जब तक एक पूरा बनेगा तब तक प्रोटीन भी थोड़ा थोड़ा बन चुका होगा. मैंने बताया था ना, वो कैप और टेल याद होगा. यूकैरियोट्स के केस में आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बना, फिर न्यूक्लियस के न्यूक्लियर पोर से बाहर निकला, ट्रैवलिंग करनी है उसको, इसलिए उसको साइटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशंस होती हैं. यूकैरियोटिक आरएनए जो बनेगा ना ट्रांसक्रिप्शन में बेटा, उसको डायरेक्टली हम एमआरएनए नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं क्या? HNRNA, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए. उसका बाद में होता है मॉडिफिकेशन, है ना? वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं. मॉडिफिकेशन कौन कौन सा होगा? एक तो होगा उसमें स्प्लाइसिंग,
स्प्लाइसिंग मतलब उस HNRNA में बहुत सारे कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं और बहुत सारे नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को हम इंट्रॉन्स बोलते हैं, कोडिंग सीक्वेंसेस को बोलते हैं एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं, बाद में एक्सॉन्स जुड़ जाते हैं, और ये सारा काम होता है एक बड़ी सी एंजाइमेटिक मशीनरी से। उस एंजाइमेटिक मशीनरी को हम बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम। और साथ ही साथ उस HNRNA के 5 प्राइम एंड पे एक 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप ऐड होती है, उसमें भी एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल ऐड होती है, उसमें भी एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। तब जाके ये HNRNA कन्वर्ट होता है इनटू अ फंक्शनल mRNA। इन सारी मॉडिफिकेशंस को बेटा हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, और ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होती हैं ओनली इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल modifications. Post transcriptional modifications. क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? यस, चलते हैं आगे। अच्छा, सवाल है हमारे पास कि डीएनए में तो बहुत सारे जीन्स हैं, ये जीन कब ट्रांसक्राइब होगा और कब नहीं होगा? When does transcription of a gene occur? एक जीन का ट्रांसक्रिप्शन कब होगा? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। शाबाश, ट्रांसक्रिप्शन हो गया जीन का तो क्या बना? mRNA। mRNA के बाद उस mRNA का क्या होगा? ट्रांसलेशन, तब जाके क्या बनेगा? प्रोटीन। राइट? तो सीधी सी बात है, एक जीन का ट्रांसक्रिप्शन तब होगा जब सेल को किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की जरूरत होगी। मान लो ये एक सेल है, यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल, जो भी है। इस सेल के डीएनए के अंदर एक जीन है, लेट सपोज उस जीन का नाम है जीन एक्स, और जीन एक्स एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन का नाम है प्रोटीन एक्स। सपोज दिस सेल is in need of protein X। इस सेल को प्रोटीन X चाहिए, तो डेफिनेटली तुरंत उस टाइम इस जीन X का होगा ट्रांसक्रिप्शन, तब जाके बनेगा mRNA। फाइनली इस mRNA का होगा ट्रांसलेशन, तब जाके बनेगा प्रोटीन X। समझ रहे हो बात? ये सीन आपने याद रखना है, लेकिन अब ध्यान से सुनना। सेल्स में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो सेल को हमेशा चाहिए। सेल एक लिविंग सिस्टम है ना? सेल इज अ लिविंग सिस्टम। इस लिविंग सिस्टम को कुछ प्रोटीन्स हमेशा दिन रात सुबह शाम चाहिए होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स इस सेल को सिर्फ तब चाहिए होते हैं जब इसको उस प्रोटीन की जरूरत होती है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। चलिए हम एक सेल ऑर्गेनल की बात करेंगे।
इस सेल ऑर्गेनल का नाम है माइटोकॉन्ड्रियन। बताओ माइटोकॉन्ड्रियन क्या काम करता है सेल में? अब ये ना बोलना सर पावर हाउस ऑफ सेल, वो मुझे पता है। एनर्जी प्रोवाइड, मैंने वही तो बोला, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। चलो मान लिया माइटोकॉन्ड्रियन सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लेकिन इस एनर्जी को बनने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए, है ना? तुम मुझे बताओ, क्या माइटोकॉन्ड्रियन में ये एनर्जी बनने की प्रोसेस कभी बंद होती है? माइटोकॉन्ड्रियन में एनर्जी जनरेशन का प्रोसेस कभी बंद होता है? हाँ या ना? शायद नहीं, कभी भी नहीं। बेटा माइटोकॉन्ड्रियन एरोबिक रेस्पिरेशन में मदद करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। और तुमको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। हम लोग खाना हमेशा खाते रहते हैं, हमारे सेल्स के अंदर हमेशा खाना रहता है, स्टोर्ड फूड। तो ये माइटोकॉन्ड्रियन उसी स्टोर्ड फूड को ब्रेक करता है और एनर्जी निकालते ही रहता है, क्योंकि एक लिविंग सेल को हमेशा एनर्जी चाहिए। देखो लिविंग सेल को बहुत सारे काम करने होते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे काम करने होते हैं। अपने को ही देखो, हम लोग सुबह उठते हैं, उठने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। हाँ, खाते हैं, खाने के लिए एनर्जी चाहिए, चलने के लिए एनर्जी चाहिए, सोचने के लिए एनर्जी चाहिए, कुछ भी काम करो, इवन हमको सोने के लिए भी एनर्जी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है, कुछ काम करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, कुछ काम करने में कम एनर्जी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एनर्जी हमेशा प्रोड्यूस होती ही रहेगी, ब्रेक डाउन ऑफ फूड माइटोकॉन्ड्रियन में होता ही रहेगा, और इस ब्रेक डाउन ऑफ फूड में बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। मतलब एनर्जी प्रोडक्शन में एंजाइम चाहिए ही चाहिए। अगर एक भी एंजाइम एब्सेंट हुआ तो एनर्जी प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। इज इट ओके? प्रवीण तुमको समझ आ रहा है? हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रियन में एग्जांपल दे रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रियन में एनर्जी बनती है, एनर्जी बनने की प्रोसेस में एंजाइम्स चाहिए। अगर एक एंजाइम भी एब्सेंट हुआ तो एनर्जी प्रोडक्शन रुक सकता है, पूरा का पूरा सेल का सिस्टम ही रुक सकता है, क्योंकि हर काम में क्या चाहिए? एनर्जी। तुम लोग ने ये शायद सुना होगा, एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। enzymes are proteinaceous in nature, all enzymes are proteins, है ना? तो ये बोल सकता हूं ना कि माइटोकॉन्ड्रियन में प्रोटीन्स की जरूरत हमेशा रहती है, सुबह शाम दिन रात। प्रोटीन मतलब एंजाइम। अगर एक भी एंजाइम, एक भी प्रोटीन मिसिंग हुआ तो एनर्जी बनने की प्रोसेस रुक जाएगी। इज इट ओके? अब देखो, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीनेशियस इन नेचर है, ये एंजाइम्स किसी ना किसी जीन से तो बनेंगे ही ना, बनेंगे कि नहीं? क्योंकि हर जीन लास्ट में प्रोटीन सिंथेसिस के बाद प्रोटीन ही बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन हो गया, फिर बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए का ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनेगा। इसका मतलब इस जीन को हमेशा स्विच ऑन होना पड़ेगा। अगर ये जीन, जिस जीन से माइटोकॉन्ड्रियन के एंजाइम्स बनेंगे ट्रांसलेशन के बाद, अगर ये जीन स्विच ऑफ हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। ये जीन हमेशा क्या रहेगा? स्विच ऑन। मैं तुम लोग को एक सिंपल सा घर वाला एग्जांपल देता हूं। हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं ना?
हमारे घर में कोई ऐसा काम बताओ जो रोज होता है, उस काम के बगैर कोई कुछ नहीं चलेगा। बोलो, तुम ही बोलो। खाना बनाना, राइट। हम खाना बनाना बंद कर सकते? नहीं कर सकते। चलो ठीक है, कभी हम खाना बाहर से भी मंगवा सकते हैं, लेकिन एक काम है हमारे घर में जो कभी नहीं रुक सकता। उस काम को हम बोलते हैं साफ सफाई वाला काम। खाना बाहर से मंगवा लिया, ऑर्डर कर लिया, लेकिन उस खाना खाने के लिए बर्तन चाहिए। बर्तन तुमने यूज कर दिया, उस बर्तन को बिना धोए बिना साफ किए रखोगे? नहीं रखोगे ना। खाना खाते टाइम कूड़ा गिर ही जाएगा, उस कूड़े को करना ही करना है। तो एक काम ऐसा है जो हमारे घर में है, जो रोज होता है, साफ सफाई वाला काम। साफ सफाई वाले काम को हम अंग्रेजी में बोलते हैं हाउस कीपिंग। क्या बोलते हैं? हाँ, हाउस कीपिंग। तो हाउस कीपिंग वाला काम हमारे घर में ऐसा काम है जो रोज होता है। इस हाउस कीपिंग के बगैर हमारे घर का काम ही नहीं चल सकता, है ना। इसी तरह एक लिविंग सेल के अंदर कुछ काम ऐसे होते हैं जो रोज करने हैं। जैसे मैंने यही बोला, सेल में एनर्जी जनरेशन का काम, ये तो होना ही होना है, इसके बगैर सेल का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं सेल में जो रोज के रोज होने चाहिए, है ना। हाउस कीपिंग वाले काम, हाउस कीपिंग वाले काम के पीछे जो जीन्स होते हैं, पहले सुनो बेटा, हाउस कीपिंग वाले काम जो है ना, इनके पीछे जो जीन्स होते हैं, वो जीन्स हमेशा स्विच ऑन मोड में रहेंगे। हमेशा रहेंगे स्विच ऑन मोड में। क्या रहेंगे? स्विच ऑन मोड में। इसका मतलब इन जीन्स का हमेशा होता रहेगा क्या? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है। ऐसे वाले जीन्स जो हमेशा स्विच ऑन मोड में रहते हैं, हमेशा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करते ही रहते हैं, हमेशा प्रोटीन्स बनाते ही रहते हैं, क्योंकि वही प्रोटीन्स हाउसकीपिंग वाला काम करते हैं। ऐसे वाले जीन्स को बेटा जी हम बोलते हैं हाउसकीपिंग जीन्स। हाउस कीपिंग जीन्स। हाँ, पहली बार पता लगी है। चलो बेटा, ठीक है। ये 24 आवर्स सुबह शाम दिन रात काम करते ही रहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करते ही रहेंगे। ठीक है। इन जीन्स को हम हाउस कीपिंग जीन्स बोलते हैं। अब देखो, एक सेल के अंदर यही घर वाला काम ले लो। हमारे घर में कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो अगर किसी दिन ना भी हो तो चल जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर में बिजली नहीं भी आ गई तो चल सकता है काम, सरवाइव कर सकते हैं। अगर एक दिन हमने ब्रश नहीं भी किया तो काम चल सकता है ना। अगर एक दिन हमने टीवी नहीं भी देखा तो काम चल सकता है। नहाया नहीं तो काम चल सकता है। ये हाउस कीपिंग वाले काम नहीं है, ये ज्यादा नेसेसरी नहीं है, लेकिन ये वाले काम बेटा किसी ना किसी टाइम पे हमको मजबूर करते हैं करने के लिए। मान लो हमने नहाया नहीं, एक दिन नहीं नहाया, 2 दिन नहीं नहाया, 3 दिन नहीं नहाया, लेकिन कभी ना कभी तो नहाना पड़ेगा, जरूरत फील होगी ना। नहीं भाई, आज तो जरूरत है मुझे नहाने की, कभी ना कभी ब्रश करने की जरूरत महसूस होगी ना। ऐसे वाले काम जो होते हैं एट द टाइम ऑफ नीड, सेल में भी सेम होता है। एक लिविंग सेल के अंदर ऐसे वाले काम जो
एट द टाइम ऑफ नीड होते हैं, उन कामों के पीछे भी कुछ जीन्स होते हैं। तब तक वो जीन्स ना बेटा स्विच ऑफ रहेंगे, लेकिन जैसे ही उस काम के लिए किसी प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, उस वक्त वो जीन स्विच ऑन मोड में होते हैं। समझ रहे हैं बात? मतलब ये हुआ, हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए के अंदर दो तरह के जीन्स होते हैं। एक वो जो हमेशा स्विच ऑन मोड में रहते हैं, जो हमेशा स्विच ऑन मोड में रहेंगे उनका 24 आवर्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता ही रहेगा। और दूसरे वो वाले जीन्स जिनका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एट द टाइम ऑफ नीड होगा, तभी होगा जब उस काम को करने के लिए हमको एंजाइम या प्रोटीन चाहिए। एक एग्जांपल मैं देता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं कुछ ढूंढता हूं। एक मिनट बेटा जी। हाँ, हाउसकीपिंग जीन्स के बारे में आपको बताया मैंने। और एक और चीज याद रखना, हाउसकीपिंग जीन्स आर आल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स ये हमेशा एक्टिव रहेंगे, हमेशा स्विच ऑन मोड में रहेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, हम बढ़ते हैं आगे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक बैक्टीरियम है, आप जानते हैं इस बैक्टीरियम को, नाम सुना है इस बैक्टीरियम का। चलो इस बैक्टीरियम का नाम हम लिख देते हैं। नाम सुने हो इसका? ई कोलाई, एस्चरिया कोलाई। इस बैक्टीरियम की आदत है बेटा, क्या आदत है? ये लैक्टोस को मेटाबोलाइज करता है, लैक्टोस को मेटाबोलाइज करता है। इसके अंदर लैक्टोस मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब ये लैक्टोस को ब्रेक करता है, तब जाके इसमें एनर्जी मिलती है। ध्यान से सुनो, ई कोलाई, इसको लैक्टोस नहीं मिल रहा, नो लैक्टोस। तो इसके अंदर, डीएनए के अंदर लैक्टोस ब्रेकिंग एंजाइम, इस सेल के अंदर लैक्टोज ब्रेकिंग एंजाइम बनेगा। एंड दिस लैक्टोज ब्रेकिंग एंजाइम is formed from a gene। मैं लैक उपरांत कुछ नहीं बोलूंगा, जिस एग्जांपल दे रहा हूं। चलिए, उस जीन का नाम है लैक। इसके डीएनए में लैक जीन है। चलो, ये लैक जीन है। और लैक जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा तो एक एंजाइम बनता है, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। उस एंजाइम का काम क्या है? वो लैक्टोज को ब्रेक करता है। ये ई कोलाई बैक्टीरियम कहीं पर रह रहा है, वहां पर इसको लैक्टोज नहीं मिल रहा, कोई लैक्टोज नहीं मिल रहा, लेकिन ये लैक्टोज के बदले में कुछ और चीजों को ब्रेक करके एनर्जी निकाल रहा है और सरवाइव कर रहा है। तो जब इसको लैक्टोज नहीं मिल रहा, नो लैक्टोज, नो लैक्टोज गिवन टू इट, तब क्या होगा? ये जो लैक जीन होगा, इट विल बी इन अ स्विच ऑफ मोड, इनएक्टिव। अब हम एक काम करेंगे, इस ई कोलाई बैक्टीरियम को हमने लैक्टोज मीडियम में डाल दिया।
ई कोलाई बैक्टीरियम को हमने लैक्टोस मीडियम में डाल दिया, एक बीकर में डाल दिया जहां पर खूब सारा लैक्टोस है। अब इसको लैक्टोस मिल गया, इसको लैक्टोस ब्रेक करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके पास लैक्टोस ब्रेक करने वाला एंजाइम अभी है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले इसका लैक्टोस ब्रेक करने वाला एंजाइम वाला जीन स्विच ऑफ था। अब लैक्टोस इसको मिल गया, लैक्टोस सिग्नल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो होगा क्या, इसके अंदर जो लैक जीन स्विच ऑफ था, अब ये लैक जीन स्विच ऑन हो जाएगा। स्विच ऑन, जैसे ही लैक जीन स्विच ऑन होगा तो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर कौन सा एंजाइम बनेगा? वही एंजाइम बनेगा, लैक्टोज ब्रेक करने वाला एंजाइम, लैक्टोज ब्रेकिंग एंजाइम। और तब ये लैक्टोज को ब्रेक करके एनर्जी निकालेगा। अब यहां पर देखो सीन क्या है, लैक जीन हमेशा स्विच ऑन नहीं था, ये स्विच ऑफ मोड में था। ये उस वक्त स्विच ऑन मोड में आया, उस वक्त ये एक्टिवेट हो गया जब जरूरत पड़ी ई कोलाई बैक्टीरिया को। जरूरत कब इसको महसूस हुई? जब इसको मिला एक मीडियम विच वाज रिच इन लैक्टोज। जैसे ही लैक्टोज वाला मीडियम इसको मिला, इसको जरूरत महसूस हुई, नहीं यार लैक्टोज तो मिल रहा है, मुझे लैक्टोज को तोड़ना है। तो इसने लैक जीन से बनाया एंजाइम, वो एंजाइम लैक्टोज को तोड़ दिया। ये हाउसकीपिंग जीन नहीं है, ये जीन स्विच ऑफ मोड में था। स्विच ऑफ मोड मतलब इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ ही नहीं। इसका ट्रांसक्रिप्शन तब हुआ जब जरूरत पड़ी। समझ रहे बात? तो सीखने को हमको ये मिला कि हमारे सेल्स के अंदर दो तरह के जीन्स होते हैं। एक वो जो हमेशा स्विच ऑन मोड में रहते हैं, 24 आवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते ही रहेंगे, उन जीन्स को हम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स बोलते हैं या हाउसकीपिंग जीन्स। और दूसरा सेल्स के अंदर कुछ ऐसे भी जीन्स होते हैं जो स्विच ऑफ मोड में रहते हैं नॉर्मली, और वक्त आने पर, जरूरत पड़ने पर स्विच ऑन हो जाते हैं और अपना इफेक्ट दिखाने लगते हैं। राइट? मुझे उन जीन्स का नाम अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन इन जीन्स का कुछ नाम है, इनका भी कुछ नाम है, मैं आपको बता दूंगा देख के। ठीक है, हमारे अंदर भी आप देख लो, हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं ना, हार्मोन्स प्रोटीनेशियस हार्मोन्स भी होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स भी होते हैं, अमाइनो एसिड हार्मोन्स भी होते हैं। ठीक है, चलो हम एक हार्मोन की बात करते हैं। हार्मोन का नाम है इंसुलिन। याद है आपको? इंसुलिन हार्मोन। हाँ प्रवीण कुमार, इंसुलिन याद है? इंसुलिन हार्मोन है बेटा। तनु, तुमको इंसुलिन याद है बेटा? इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है। हमारे पास पैनक्रियाज होता है, एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। हाँ, ये एक होलोक्राइन ग्लैंड है। पैनक्रियाज में बहुत सारी सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, एफ सेल्स एंड एप्सिलॉन सेल्स। पैनक्रियाज के बीटा सेल्स से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है इंसुलिन। लेकिन कब निकलेगा? जरूरत पड़ने पर। जब हमारे बॉडी में खाना खाए, खाना डाइजेस्ट होगा, खाने से बहुत सारा ग्लूकोज निकला, वो ग्लूकोज ब्लड में आया, तो ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज आया बेटा, जरूरत महसूस हो गई, उस वक्त बीटा सेल से इंसुलिन निकलेगा। कैसे निकलेगा? बीटा सेल्स में तो अभी तक था ही नहीं, तो ग्लूकोज ब्लड में आया, ग्लूकोज सिग्नल मिला, ग्लूकोज सिग्नल दिया। ठीक है, किन सेल्स को? बीटा सेल्स को। भाई बहुत सारा ग्लूकोज है, कुछ ना कुछ करो। तब जाके बीटा सेल्स का डीएनए के अंदर एक जीन होगा, जो जीन इंसुलिन हार्मोन वाला जीन होगा, जो जीन इंसुलिन हार्मोन को बनाएगा। तो इंसुलिन हार्मोन बना, वही इंसुलिन हार्मोन इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और स्टोर रखेगा मसल्स में और लिवर में। यहां पर भी
पहले तो जीन क्या था, इनएक्टिव मोड में, स्विच ऑफ मोड में, है ना। लेकिन स्विच ऑन कब हुआ, जब जरूरत पड़ी। इज इट ओके? तो एक जीन का ट्रांसक्रिप्शन कब होगा? हाँ जी बेटा, बायो इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन अगर आप उस तरीके से पढ़ोगे तब। हम बायो को हमेशा रट्टा मार के पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। हम हमेशा नीट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो बोलते हैं यार एनसीईआरटी बुक पढ़ो, याद करो, उसको हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़नी है वो हम नहीं सोचते ना। हाँ, तो क्या मैंने बोला? यस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स एंड दूसरा वो वाला जीन जो हमेशा एक्टिव मोड में नहीं रहता, ठीक है। तो एक जीन का ट्रांसक्रिप्शन कब होगा? एक जीन का ट्रांसक्रिप्शन कब होगा? या कब नहीं होगा, ये डिपेंड करता है जीन कौन सा है। अगर हाउसकीपिंग जीन है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, तो उसका ट्रांसक्रिप्शन हमेशा होता ही रहेगा। लेकिन अगर हाउसकीपिंग जीन नहीं है तो उसका ट्रांसक्रिप्शन जरूरत पड़ने पर ही होगा। इज इट ओके बेटा? ये समझ आया? स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया। अब हमारा बचा है ट्रांसलेशन वाला टॉपिक और जीन रेगुलेशन, लेकिन आज हम नहीं करेंगे वो। आज एक और पॉइंट मुझे याद आया, वो भी बताना जरूरी है। तुम लोग ने कभी ये सुना है क्या, स्प्लिट जीन्स? अगर सुना है तो बता सकते हो व्हाट आर स्प्लिट जीन्स? तब तक मैं कुछ ढूंढ लेता हूं, अगर मिला तो आपको दिखा दूंगा। यस सर, एक्सॉन्स, वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा बेटा आप बता दिए। चलिए हम यहाँ पर ना एक छुटकू सा प्यारा सा डायग्राम पेस्ट करते हैं। हाँ जी, हमको आपको बताना है कि स्प्लिट जीन्स क्या होते हैं। देखते जाओ। इंटरप्टेड जीन्स, हाँ ये तो तुम किताबी लैंग्वेज बोल रहे हो। देखो भाई, ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। किताबी लैंग्वेज मत बोला करो मुझे इस बुकिश लैंग्वेज से बहुत ही नफरत है। जो तुम खुद सीखे हो हिंदी में बोलते जाओ तो मुझे मजा आएगा। ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एक जीन है, ठीक है। ऊपर वाला जीन का टेम्पलेट स्ट्रैंड, नीचे वाला नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। जीन के टेम्पलेट स्ट्रैंड पे अगर कोडिंग सीक्वेंसेस और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, क्या है? कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। चलो मैं नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को ना ब्लू कलर से दिखाऊंगा।
नॉन कोडिंग, एनसी बोले तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। और जो पिंक वाले ये कोडिंग सीक्वेंसेस, कोडिंग सीक्वेंसेस। ऐसा वाला जीन जिसमें कोडिंग सीक्वेंसेस और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब कोडिंग सीक्वेंसेस जिनसे एमआरएनए, जिनसे प्रोटीन कोड हो सकता है, पॉलीपेप्टाइड चेन कोड हो सकती है, और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस मतलब जिनका कोई मतलब नहीं होता। आपको याद होगा कोडिंग सीक्वेंसेस को हमने बोला था एक्सॉन्स, और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को हमने बोला था इंट्रॉन्स। अब देख सकते हो बेटा, एक्सॉन्स के बीच बीच में ब्लू कलर के इंट्रॉन्स हैं। तो those genes in which exons are interrupted by introns, those genes जिनमें कोडिंग सीक्वेंसेस मतलब एक्सॉन्स के बीच बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस मतलब इंट्रॉन्स आते हैं, ऐसे ही जीन्स को हम स्प्लिट जीन्स बोलते हैं। ठीक है, जब इन स्प्लिट जीन्स का बेटा जी ट्रांसक्रिप्शन होएगा, स्प्लिट जीन का ट्रांसक्रिप्शन जब होगा तो इनसे बनने वाले आरएनए में भी यही सीन आएगा, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन देन इंट्रॉन, है ना। फिर होता क्या है, इस आरएनए में होती है बेटा स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग से इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं, बाद में एक्सॉन्स जुड़ जाते हैं, तब जाके एक फंक्शनल एमआरएनए बनता है, राइट। और ये किन में होगा, प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में? टेल मी। यूकैरियोट्स में बेटा, स्प्लिट जीन्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, यूकैरियोट्स में। आप बताओ आरएनए स्प्लाइसिंग यूकैरियोट्स में होती है कि प्रोकैरियोट्स में? यूकैरियोट्स में होगी ना। और आरएनए स्प्लाइसिंग से क्या होता है, इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं ना, और इंट्रॉन्स स्प्लिट जीन का ही तो पार्ट है। हाँ, so you can say that split genes are found in eukaryotic DNA. और स्प्लिट जीन्स ऐसे वाले जीन्स हैं जिनमें कोडिंग सीक्वेंसेस के बीच बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस ऊपर वाले ने रखे हैं, उन्हीं नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। इट इज बिकॉज ऑफ दीज इंट्रॉन्स दैट mRNA formed from these split genes needs splicing process. क्या बोल रहे हो प्रवीण? क्या बोल रहे हो, ये क्या मतलब है? मैसेज बहुत बाद में जा रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूं, ठीक है ना। यूकैरियोटिक जीन्स स्प्लिट जीन्स होते हैं, इसीलिए उन जीन्स से बनने वाले एमआरएनए में स्प्लाइसिंग की जरूरत होती है बेटा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लो। एक मिनट अभी नहीं जाना, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, हो गया इसका स्क्रीनशॉट। तो बाकी कहानी बची, एक कहानी हमारी, सॉरी दो चैप्टर्स, दो टॉपिक्स बचे। एक का नाम है ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस, और दूसरा टॉपिक होगा हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये
टॉपिक्स हम अपने आने वाली अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप क्लास छोड़ सकते हो, लेकिन पढ़ाई करो। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप पढ़ते रहो, मैं और ज्यादा अच्छा पढ़ाऊंगा, दोनों लोग। ओके बेटा, थैंक यू। आप क्लास छोड़ सकते हैं।